Dear students of class 12 English grammar, we welcome you in our lecture number 2 Hindi version lecture in which we have a topic phrasal verbs. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको फ्रेजल वर्ब्स लर्न कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपने लेक्चर 1 में देखा था कि इस टॉपिक का पर्पस है सारे वे क्वेश्चंस जो कि यूपी बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको कलेक्ट किया गया है। और दूसरे जब हम किसी भी फ्रेजल वर्ब को अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करना हमें मुश्किल होता है। हालांकि हमें उसका मीनिंग भी याद हो जाता है, लेकिन मीनिंग याद होना और उस फ्रेजल वर्ब को प्रॉपरली अपने वर्ड्स में यूज़ करना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। तो ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये सिर्फ न केवल यूपी बोर्ड क्लास 12 एग्जामिनेशन से बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑफ इंग्लिश के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक अहम रोल निभाती हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स को लेकर हम आपको बता दें कि इन्हें याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट साबित होता है। आज हम एक बार फिर इस क्लास में आपके सामने हैं और हम लर्न करेंगे इन फ्रेजल वर्ब्स को, और ऐसा लर्न करेंगे कि ये आपको आगे लंबे समय तक याद रहेंगी। दिस इज़ एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और स्टूडेंट्स, इस तरह के सभी लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं लेक्चर। सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1 आप देख सकते हैं बेस्ड है फ्रेजल नंबर 1 पर बेस्ड, जो कि है स्टैंड बाय। अब स्टैंड बाय का मतलब है यहाँ पर टू हेल्प। अब स्टैंड बाय को हम कैसे लर्न कर सकते हैं कि स्टैंड बाय टू हेल्प है। स्टैंड बाय आपने सुना होगा, जब आप कोई सेलफोन ख़रीदते हैं तो आप देखते हैं उसका स्टैंड बाय टाइम कितना है। स्टैंड बाय टाइम ऐसा टाइम जो कि सपोर्ट करता है कि बैटरी बैकअप क्या है। तो आप देखते हैं कि उसका 24 आवर्स है, मोर देन 24 आवर्स है, 2 डेज़ है। तो यानी फ़ोन आपका कितना साथ देता है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। इसको याद रखने में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी याद रखनी है कि अगर स्टैंड और बाय के बाद में आपको यहाँ पर डैश दिया हुआ है तो ये डैश लगना, वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में डैश आना, इस जो ग्रुप है दो वर्ड्स का, इसको एडजेक्टिव और नाउन भी बना सकता है। तो स्टैंड बाय टाइम जो है, स्टैंड बाय वहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और अगर हमने यहाँ पर डैश नहीं लगाया तो वह जो आपका ये दो वर्ड्स का ग्रुप है ये आपका फ्रेज का काम करेगा। जो फ्रेज होगा वर्ब पर बेस्ड, जिसे हम कहेंगे वर्बल फ्रेज या फ्रेजल वर्ब या वर्ब फ्रेज। तो यहाँ पर स्टैंड बाय, बाय का मतलब है साथ आना, सपोर्ट करना। जब कोई, अब सवाल है कि हम इसे याद कैसे करें। अगर हमने पीछे जितना भी बताया आपको वह भी याद नहीं हुआ कि स्टैंड बाय जो है हेल्प है, सपोर्ट है, तो आइए नए सिरे से याद करते हैं। स्टैंड मीन्स खड़े होना, बाय मीन्स पास में या साथ में। जब कोई हमारी कमर पर खड़ा होता है तो हम कहते हैं कि उसकी बैक पर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन्स हैं, वह बहुत मजबूत है। या जब कोई बहुत परेशानी में होता है और हम उसके साथ खड़े रहें तो वह अपने आप को सुकून और रिलैक्स में महसूस करता है। तो स्टैंड बाय, तो बाय का मतलब हो गया पास खड़े होना, साथ देना, कमर के पीछे होना। तो टू हेल्प, अब आपको ये बात याद रह जाएगी। अब हम इसे यूज़ करेंगे जब हम किसी भी ईडियम को यूज़ करते हैं। तो हमने बताया कि आप जो अच्छी बातें हैं उसे शुड में यूज़ कर लीजिए, जो बुरी बातें हैं उसे शुड नॉट में यूज़ कर लीजिए, इम्पेरेटिव के डू नॉट में यूज़ कर लीजिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज़ कर लीजिए। और अगर हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको मालूम है कि उसके अंदर 3 क्वेश्चंस आते हैं, 5 से अटैम्प्ट करने होते हैं कोई 3। तो उन 3 को आप डिफरेंट फॉर्म में बना सकते हैं, एक को इम्पेरेटिव में, एक को शुड में, या एक को किसी टेंस में। तो इस तरह से आपके यूजेज में वैरायटी भी आ जाती है। तो हम इसको बनाएंगे वी शुड स्टैंड बाय द नीडी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जब हमने नीडी स्टूडेंट्स यहाँ लिख लिया तो आप देखेंगे कि नीडी स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की। तो स्टैंड बाय मीन्स हम उनके पीछे रहते हैं, उनको मॉरली गाइड करने में, उनको
बहुत सारी बुक्स और स्टेशनरी अवेलेबल कराने में। तो ये आपका यहाँ पर यूज़ सही से बन जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा फ्रेज़ है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है ओबे। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इस कैरी आउट मीन्स ओबे को हम कैसे याद रखें। तो इस कैरी आउट मीन्स ओबे को हम याद रखेंगे। देखिए, कोई चीज़ हमें कैरी करनी है और बाहर ले जाना है। हमारे फादर ने कहा कि भाई इस सोफ़े को उठाकर बाहर रखवा दो, तो आप क्या करेंगे, उनकी बात मानेंगे और इसे कैरी करके आउट ले जाएंगे। इट मीन्स आपने अपने फादर को ओबे किया। देखिए, ये जो भी कुछ हमने बताया ये इसके वर्ड से कोई सीधे रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ एक लॉजिक है लर्न करने के लिए, एक ट्रिक है लर्न करने के लिए, जबकि इसका रियल सेंस है ओबे करना, यानी टू ओबे। अगर किसी वर्ब से पहले टू लगा है तो ये दिखाया गया है कि आपको फर्स्ट फॉर्म दी गई है और आप उसको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसको फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आप टू हटाकर यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टैंड बाय दे रखा था तो ये टू स्टैंड बाय भी हो सकता है। इसका मीनिंग टू हेल्प है। चूँकि हेल्प एक नाउन भी होता है इसलिए वर्ब दिखाने के लिए टू लगाना पड़ा। जब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो हम टू हटाकर टू हेल्प यूज़ करेंगे और इसको अगर हम इन्फिनिटिव पर यूज़ करना चाहें तो टू हेल्प यूज़ की जा सकती है। वापस आते हैं कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब है टू ओबे। जब हम यूज़ करेंगे इसको तो हमें अपने सेंटेंस में, मान लीजिए कैरी आउट डिफ़िकल्ट लग रहा है, हमने ओबे किया तो हम कहेंगे यू शुड ओबे योर फादर। तो ओबे किया जाता है पर्सन को और कैरी आउट किया जाता है उस पर्सन की कही गई बात को पूरा करना। कही गई बात थी ऑर्डर्स, तो हो गया यू शुड कैरी आउट द ऑर्डर्स। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि कैरी आउट का मतलब होता है ओबे करना। इसके बाद है टर्न अप। टर्न अप का मतलब है पलट कर आना या रिटर्न होना। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और दोस्त जो है आपसे थोड़ा दूर होता जा रहा है, रिश्तों में खिंचाव आ रहा है और वह चला गया, लेकिन अचानक से उसको कुछ ज़रूरत महसूस हुई, आपकी कमी महसूस हुई, तो वह वापस आपकी तरफ लौटा। तो इस लौटने को टर्न अप कहते हैं। बेसिकली मुड़ने को टर्न कहते हैं और लौटने को रिटर्न कहते हैं या कम बैक कहते हैं। तो आखिर इस टर्न अप और कम बैक में डिफरेंस क्या है? हालांकि हम टर्न अप को कम बैक के सेंस में जानते हैं। देखिए, कम बैक जो होता है, कम बैक में और टर्न अप में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन नज़दीकी मीनिंग होने की वजह से हम इसको सेम मीनिंग में लर्न करेंगे। कम बैक का मतलब होता है कि आप स्कूल गए और लौटकर घर आए, लेकिन टर्न अप एक ऐसा कम बैक है जहाँ पर आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, लेकिन आप फिर दोबारा से आ गए। जैसे कि मान लीजिए आप पीजन्स पालते हैं, कबूतर पालते हैं, आपका एक कबूतर उड़कर चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह खुद ही लौट आया तो वह टर्न अप होता है। या कोई सुधर जाए और वापस लौट कर आ जाए तो उसे टर्न अप कहते हैं। तो आइए अब इसे यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने में टर्न मीन्स वापस टर्न लेना और अप मीन्स अप टू द पॉइंट आ जाना। अप टू द पॉइंट का मतलब है सही जगह पर। तो इस तरह से टर्न अप का मतलब है लौट कर बुद्धू घर को आए या वापस लौट आए। आई कॉल्ड हिम ट्वाइस बट ही डिड टर्न अप। अब देखेंगे यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर डिड नॉट आया है तो यहाँ पर जो है आपको ईडी नहीं लगाना है। तो आप लिखेंगे बट ही डिड टर्न अप। आई कॉल्ड हिम ट्वाइस, मैंने उसको 2 बार बुलाया लेकिन वो पलट कर नहीं आया। तो हमने इसको पास्ट नेफिट में यूज़ किया है। अब हमने आपको शुड और इम्पेरेटिव में यूज़ करना सिखा दिया, तो थोड़ा सा दूसरे टेंस में यूज़ करना भी सीख लेते हैं। आइए अब चलते हैं फोर्थ, कॉल अपॉन पर। कॉल के बाद अपॉन आने का मतलब है कि हमारे पास मीनिंग है टू बी आस्क्ड और टू रिक्वेस्ट। टू बी आस्क्ड निवेदन किए जाना, टू रिक्वेस्ट निवेदन करना। अभी कॉल अपॉन क्या है? अगर हम किसी को बुला रहे हैं किसी कार्य के लिए, स्पेशली स्टेज पर बुला रहे हैं, तो स्टेज पर आमंत्रित करने के लिए हम कहते हैं आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर XYZ एट दिस टाइम। तो कॉल अपॉन, अब कॉल मीन्स बुलाना। अब आप याद रखिए अपॉन द स्टेज, अपॉन मीन्स ऊपर। हालांकि अपॉन जो है डायनामिक मोशन में होता है तो वो चढ़कर आए चलकर आए, एनीवे अपॉन का मतलब है स्पीड में या मोशन में। तो ये हो जाएगा कॉल अपॉन, यानी जब आप किसी को बैठे हुए अतिथि को बुलाते हैं स्टेज पर तो कॉल अपॉन करते हैं। तो कॉल अपॉन का मतलब है स्टेज पर आना और स्टेज पर आने के लिए आमंत्रित करना। तो कॉल मीन्स बुलाना, अपॉन ऊपर। तो इस तरह से आप याद रख लीजिए किसी को स्टेज पर बुलाना, रिक्वेस्ट करना।
अगर आप कॉल अपॉन को केवल रिक्वेस्ट के सेंस में याद करते हैं तो याद रखिए कि ये जो कॉल अपॉन रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट बहुत तरह की होती हैं। आप बैठने को कह रहे हैं, खाना खाने के लिए कह रहे हैं और दूसरे कार्यों के लिए कह रहे हैं, वहाँ पर कॉल अपॉन नहीं आएगा। कॉल अपॉन विशेष तौर से स्टेज पर आमंत्रित करने के लिए बोला जाता है। तो ही वॉज कॉल्ड अपॉन द स्टेज, आपने याद किया कि उसे स्टेज पर बुलाया गया। इसके बाद है फॉल बैक। अब आप जानते हैं फॉल मीन्स गिरना और बैक मीन्स पीछे। अब पीछे गिरना तो क्या होगा, एक तरह से कदम अपने पीछे लेना और डर की वजह से पीछे खिसकना भी हो सकता है या पीछे गिर जाना होता है। तो यानी विदड्रॉ, विदड्रॉ मीन्स टू टेक स्टेप बैक और रिट्रीट भी इसको आप कह सकते हैं। तो हम इसका यूज़ करेंगे कि इंडियन आर्मी नेवर फॉल्स बैक। फॉल मीन गिरना, बैक पीछे, तो इंडियन आर्मी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो फॉल बैक का मतलब है पीछे मुड़कर देखना, अर्थात स्थिति से हार जाना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हिम्मत हार जाना। तो फॉल बैक हिम्मत हार जाना, इंडियन आर्मी नेवर फॉल्स बैक। इसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 6 ब्रेक डाउन। ब्रेक कहते हैं हम टूटने को, डाउन कहते हैं नीचे आने को, लेकिन ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये दोनों मिलकर के फ्रेजल वर्ब जो है आपकी वर्ब फ्रेज के रूप में वह इस तरह का सेंस नहीं देती, वह एक नया सेंस देती है। तो इस ब्रेक डाउन का मीनिंग यहाँ पर है टू बी नर्वस। अब हमें ब्रेक और डाउन जो हमने वर्ड मीनिंग आपको बताया था उसको नर्वसनेस से कनेक्ट करना है ताकि हमें ये फ्रेजल वर्ब याद रह सके। तो आप क्या करेंगे, ब्रेक टूटना, डाउन नीचे। तो आपकी हिम्मत अगर बिल्कुल टूट गई, ब्रेक होकर गिर गई, आप बिल्कुल कुछ नहीं सोच पा रहे, आप अनेबल हैं कुछ भी सोचने में, तो यानी आप नर्वस हो गए हैं। तो नर्वस कहाँ पर हो सकते हैं, जब आप स्टेज पर बोल रहे हों, आप कुछ भूल गए हों, इंटर जो व्यूअर हैं वहाँ पर आप कुछ भूल गए हों और आप बिल्कुल घबरा गए हों और आपका माइंड ने काम करना बंद कर दिया हो, तो आप कहते हैं कि उसको ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन वर्ब है तो आप वर्ब की जगह यूज़ करेंगे ही ब्रोक डाउन ऑन सीइंग द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पेपर देखकर किसी का इतना होपलेस हो जाना कि कुछ समझ में ना आए, यानी वह टूट गया। तो टूटना मतलब नर्वस होना, नर्वस होने पर आप कुछ नहीं कर पाते हैं। टूटने का मतलब दो टुकड़ों में विभाजित होने से नहीं है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर दिया गया है ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप क्या होता है, अब जैसे कि हमने कहा पालन करना, तो आप देखेंगे कि जो कैरी आउट है वो भी पालन करना है, लेकिन वह आदेश का पालन करना, और यहाँ पर है ब्रिंग अप, यह लालन पालन करना मतलब पाल पोस कर बड़ा करना। समझाना, तालीम देना, शिक्षा देना, संस्कार देना, नरिश करना, पोषण पोषित करना। तो ब्रिंग अप, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, अप मीन्स ऊपर। तो जब आप किसी को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो वह बच्चा, वह बड़ा जो भी है वह बढ़ता जाता है, और आप फिर कहते हैं देखो हम हैं जो आपको यहाँ तक लाए हैं। हालांकि ये शब्द कहना अच्छा नहीं होता, लेकिन याद करने के लिए हम बता दें ब्रिंग, लाना अप, ऊपर। जब आप किसी को ऊपर लाते हैं पालन से, पोषण से, शिक्षा से, उपदेशों से, तो आप उसका ब्रिंग अप करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो एक तरह से आप पाल पोस कर बड़ा करते हैं जिसमें खिलाना, पिलाना, शिक्षा सब शामिल होता है। तो आइए अब इसका सेंटेंस का यूज़ करते हैं। माई पेरेंट्स ब्रॉट मी अप वेल। तो माई पेरेंट्स सब्जेक्ट है, हमने यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ किया। अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना चाहते हैं तो शुड कर सकते हैं, डिड नॉट कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा टेंस यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको फर्स्ट फॉर्म दिखा दे। और आपको अगर ऑब्जेक्ट पर यहाँ पर प्रोनाउन दिया है तो आप उसको बीच में लिखते हैं, और अगर आपको नाउन दिया है तो आप बाद में लिखते हैं। माई पेरेंट्स ब्रॉट अप माई सर्वेंट वेल। इसके बाद हम आते हैं गो बिटवीन। अब आप यहाँ देखेंगे हमने गो बिटवीन के बीच में एक डैश लगा दिया। अगर हम यहाँ पर डैश नहीं लगाते तो इसका मतलब होता मीडिएटर नहीं, इसका मतलब होता मध्यस्थता करना। मध्यस्थता करने का मतलब है एक ऐसा आदमी बनना जिसे आप बिचौलिया भी कह सकते हैं, जो शादियाँ करवाता है। बिचौलिया ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बिजनेस कराता है, जिसे दलाल भी कह सकते हैं, ब्रोकर भी कह सकते हैं। और अगर आप डैश नहीं लगाते तो ये वर्ब बन जाती, तो इसका मतलब हो जाता बिचौलिए का काम करना। अगर यहाँ पर आपने डैश लगा दिया तो गो बिटवीन खुद बिचौलिया बन गया, मीडिएटर।
तो डैश लगने पर नाउन, बिना डैश लगने पर आपका हो जाएगा ये क्या, ये हो जाएगा हम आपको बता दें बिना डैश लगने पर वर्ब और डैश लगने पर हो जाएगा नाउन। तो यहाँ पर हमने जो ये यहाँ पर यूज़ किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने यहाँ ये यूज़ किया है। यहाँ पर हमने यूज़ किया है गो बिटवीन तरुण एंड सुमित हैव, यहाँ पर आप लिखेंगे हैव अ डिस्प्यूट। तो जब भी हम कोई नाउन लिखते हैं तो हमें एक जो अनकाउंटेबल है तो वहाँ पर हमें ए लगाना होता है। तो आप लिखेंगे कि हैव अ डिस्प्यूट। तो किन के बीच में, तरुण और सुमित के बीच में एक डिस्प्यूट है, और आई विल ट्राई टू एक्ट एज अ गो बिटवीन। अब ये ए लगा तो इसका मतलब ये जो है नाउन बना, नाउन बनने में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति बना, इसलिए हमें यहाँ पर डैश लगाना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था। तो आपने देखा कि सेंटेंस क्या है आपका सेंटेंस है तरुण एंड सुमित हैव अ डिस्प्यूट, उनका आपस में झगड़ा है और मुझे इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करानी पड़ेगी, अर्थात बातचीत या सुलह करानी पड़ेगी। तो ये आपने सीखा। इसके बाद है सी थ्रू। सी थ्रू में आप क्या देख रहे हैं कि सी का मतलब है देखना, थ्रू मीन्स से होकर। इसका मीनिंग है टू नो द हिडन थिंग, टू नो द सीक्रेट। अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि वह बहुत चालाकी दिखा रहा था, मैंने उसकी चालाकी में देख लिया क्या चाहता है वह, तो यानी आपने उसके काम को भांप लिया कि वह क्या कर रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर हमने कहा मैंने उसकी जो उसका जो काम का तरीका था उसे जांच लिया, मैंने उसके पैसे देने को भांप लिया, यानी जो पैसा वह दे रहा था उसके थ्रू, उसके द्वारा, उसके अंदर आपने देख लिया कि ये क्या चाहता है। तो यहाँ पर आपका फ्रेज क्या है, सी थ्रू। तो सी थ्रू में हो गया आपने देख लिया थ्रू हिज एक्शन, कि वह अपने एक्शन से क्या चाहता था। तो सी देखना, थ्रू से होकर, यानी आपने रियलिटी तक अपनी जानकारी कर ली। तो हो गया आई विल सी थ्रू हिज ट्रिक्स, मैं उसकी सारी ट्रिक्स को पहचान जाऊंगा। इसके बाद हमारा आता है एक नया ईडियम, ईडियम नंबर 10। इस ईडियम में हम देखते हैं कि जो ईडियम है गो बाय। गो बाय का मतलब है टू पास। अब गो बाय को हम टू पास से कैसे जोड़ें। अब ये टू पास क्या है, क्या क्लास में पास होना? नहीं, ये गो बाय है गुजर जाना। गुजर जाना मतलब कि बुरा समय बीत जाता है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तो उसे कहते हैं गो बाय। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि बाय सपोर्ट के सेंस में आता है, तो यहाँ भी ये मान लीजिए कि बाय सपोर्ट के सेंस में है। और जब हम कहते हैं कि भाई बुरा समय बीत जाता है, बीत जाएगा, घबराइए नहीं, तो यानी सपोर्ट में है, तो गो बाय, आपके हित में गो बाय। गो बाय मीन्स पास। तो हम लिखेंगे हार्ड टाइम विल गो बाय, हैव पेशेंस। अब हमने यहाँ पर जो है सेमी कॉलन लगाया है, क्योंकि हमारा सेंटेंस लगता था कि पूरा हो गया, लेकिन हमें उसको इस सेंटेंस के कंसर्न कुछ और बात समझानी थी कि हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, तो इसलिए हमने यहाँ सेमीकोलन लगाया है। आप यहाँ फुल स्टॉप लगाकर एच कैपिटल बनाकर इसको एक नए सेंटेंस में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही यूजेज माना जाएगा। तो गो बाय मीन्स टू पास, यानी बीत जाना, समय का कट जाना, बुरे समय का हट जाना। होल्ड गुड, होल्ड का मतलब आप जानते हैं वैल्यू रखना, और वैल्यू रखने के साथ अच्छी वैल्यू रखना, तो टू कंटिन्यू, टू बी ट्रू। होल्ड गुड यानी गुडनेस को बनाए रखना। अब गुडनेस को बनाए रखने का क्या मीनिंग है? अगर मान लीजिए आपने कोई प्लान लिया, चाहे वो LIC का हो, चाहे वो फ़ोन रिचार्ज का हो, या किसी भी कंपनी की किसी मैटर का हो, और वो आपसे कहे कि दिस प्लान विल होल्ड गुड बाय दिस डेट, यानी ये प्लान वैलिड रहेगा इस डेट तक, तो ये वैलिड होता है। होल्ड गुड मीन्स टू रिमेन वैलिड या टू कंटिन्यू, टू बी ट्रू। तो ट्रू का मतलब सच या झूठ से नहीं है, बल्कि टू बी इन फोर्स, टू बी वैलिड, टू रिमेन वैलिड, इस तरह के सेंस आप इसको समझ लीजिए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी स्टिल होल्ड्स गुड। तो आप समझ गए कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो अभी भी वैल्यू रखता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं
योर ऑनेस्टी विल ऑलवेज होल्ड गुड। दिस रिचार्ज विल होल्ड गुड ओनली फॉर 28 डेज। तो होल्ड गुड मीन्स टू मेंटेन, बने रहना, अपनी वैल्यू को एक निश्चित समय तक कायम रखना होल्ड गुड होता है। आइए 12 नंबर, गेट ऑन विद। अब देखते हैं, गेट का मतलब होना, ऑन मीन्स ऊपर, विद माने साथ। जनरली यही मीनिंग निकल करके आते हैं, लेकिन जब हम तीनों को एक साथ करें तो हम देखते हैं कि इसका मीनिंग निकल करके आता है एग्री और लिव सोशली विद, यानी किसी से सहमत होना और सामाजिक परिवेश में, सामाजिक ग्रुप में किसी के साथ काफ़ी मिलनसारी, मिलजुल करके रहना। तो गेट ऑन विद यानी भाई कैसी कट रही है, भाई हम इन लोगों के साथ, हमारी ठीक कट रही है, हमारे लोगों के साथ ठीक बन रही है। गेट ऑन हम जारी रखे हुए हैं, विद दैम इनके साथ। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं गेट ऑन विद, गेट ऑन बने हुए हैं विद इन लोगों के साथ बढ़िया तरीके से, तो गेट ऑन विद। तो गेट ऑन विद एक तरह से निर्वाह करना भी हो सकता है, साथ निभाना भी हो सकता है, बड़ी सहमति के साथ सोसाइटी में साथ निभाना भी हो सकता है। तो इतने सारे आपके यहाँ पे मीनिंग्स और सेंस हैं, तो आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ऑन विद अ विकेड पर्सन। तो आपने कहा भाई एक विकेड मीन्स दुष्ट इंसान के साथ साथ निभाना, साथ रहना, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। तो गेट ऑन विद का मतलब है निर्वाह करना, निभाना। और तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ऑन विद। तो आप गेट ऑन विद या कोई भी अगर ऐसी फ्रेजल वर्ब है तो आप उसको इन्फिनिटिव पर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टू गेट ऑन विद अ विकेड पर्सन इज़ नॉट ईजी। तो आप इसे जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाकर सब्जेक्ट की तरह से काम कर सकते हैं। तो गेट वर्ब का वर्ब रह जाएगा और टू के साथ जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ की जाती है तो वह इन्फिनिटिव कहलाता है, वह यूज़ भी आपका सही माना जाता है। ले बाय का मतलब है टू सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। तो ले बाय अब कैसे याद रखें, ले बाय को फ्यूचर नीड से कैसे जोड़ें, कैसे सेविंग में डालें, कैसे पता कर याद रखें कि ये ले बाय टू सेव फॉर फ्यूचर है। तो याद रखिए ले माने रखना, बाय मीन्स वही आपने देखा सपोर्टिंग हैंड में आता है। ऐसे ही हमारा एक प्रीपोजिशन है ओ डबल एफ ऑफ, वो हमेशा डिसकनेक्शन के सेंस में आता है। जब भी हम ओ डबल एफ ऑफ लगाते हैं बात कहीं ना कहीं टूट जाती है, डिसकनेक्ट हो जाती है। अगर आप पुट ऑफ कर दें तो पोस्टपोन हो गई, जो काम होने वाली था, जो होने वाला था काम पोस्टपोन हो गया। तो बाय हमेशा सपोर्टिंग में आता है। तो आपने देखा हमेशा नहीं तो लगभग मोस्टली ज़्यादातर आता है। तो ले बाय, तो ले मीन्स रखना, बाय मीन्स सपोर्ट में, सेवा में, सेविंग में। तो आप कहते हैं भाई थोड़े से पैसे हमने बच्चे की शादी के लिए बैंक में डाल दिए हैं, तो ले बाय यानी डाल दिए हैं सपोर्ट में। तो टू सेव फॉर फ्यूचर नीड्स। तो ले बाय के अंदर आपकी जो मनी है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपका यूज़ हो जाएगा ही शुड ले बाय अ पार्ट ऑफ इनकम फॉर हर चाइल्ड्स एजुकेशन। तो ले बाय के बाद आपने वैसे अ पार्ट ऑफ इनकम लिख दिया है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ले बाय का मतलब है कुछ भी, स्पेशली मनी, भविष्य की ज़रूरतों के लिए बचा कर रखना, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पुट अप विद पर। पुट अप विद का मतलब है बियर या टॉलरेट। बियर या टॉलरेट का मीनिंग है बर्दाश्त करना। तो बर्दाश्त करना अब कैसे जोड़ें कि पुट अप विद का मीनिंग बर्दाश्त करना होगा। तो पुट अप विद, पुट मीन्स रख दिया। आपके पास मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बोझा है, आप वो उठा नहीं पा रहे हैं, तो आपको उसे रखना है, अप करना है। विद आपको किसी के साथ चलकर करना होगा। तो ऐसा मान लीजिए कि बर्दाश्त करना है, उसे झेलना है। पुट अप उसे उठाना है, अप करना है और उस बोझे के साथ रहना है, तो यानी बियर करना। तो बियर करने में आपने एक सेंस जोड़ा, हालांकि इसका लिटरल मीनिंग टच नहीं करता, केवल याद करने के लिए एक ट्रिक मात्र है। पुट रखना, आप ऊपर, विद उसके साथ आपको चलना है, तो यानी झेलना। तो वी कैन नॉट पुट अप विद द करप्ट पीपल। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम नहीं रह सकते, हम नहीं टॉलरेट कर सकते पुअर पीपल के साथ। तो पुट अप विद का मतलब जो टॉलरेट है, तो पुट अप विद गेट ऑन विद भी हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट अप विद अ विकेड पर्सन। तो गेट ऑन विद और पुट अप विद, गेट ऑन मीन्स चलते रहना, पुट अप विद मीन्स उसे झेलना, तो लगभग एक ही सेंस दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का एक ही मीनिंग है। इसके बाद हम आते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर में हमारे पास है रन थ्रू, जिसका मतलब है टू एंड।
अब टू एंड का मतलब है टू कंज्यूम, टू फिनिश। अब एंड का मतलब यह नहीं होता कि कोई मूवी है एंड कर दिया, कोई बुक है एंड कर दिया। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर खर्च करना भी हो सकता है, अंत करना। अगर आप पैसों का अंत करते हैं तो स्पष्ट बात है, इन अदर वर्ड्स आप खर्च करते हैं। तो अब इसे याद कैसे करें? हमारा अब की बार हम याद करेंगे, पहले सेंटेंस देख लेते हैं, सेंटेंस के बाद हम इसको याद करेंगे। हमारा सेंटेंस है, इफ़ ही रन्स थ्रू हिज सेविंग्स ही विल रीपेंट। रीपेंट मीन्स पछताना। अगर वह अपनी सेविंग्स को खर्चा कर लेता है तो फ्यूचर में उसको पछताना पड़ेगा, फ्यूचर में उसको पछताना पड़ेगा। तो रन थ्रू, मान लीजिए आप एक फर्श बना रहे हैं और उस पर अभी ताज़ा ताज़ा सीमेंट आपने बिछाया है और आप उसके ऊपर रन हो गए थ्रू उस फर्श से होकर, तो यानी आपने ख़राब कर लिया अपना फर्श। तो ऐसे ही आपने अपनी इनकम सेव करके रखी और आप उसी को खर्च करके गुजर गए, तो यानी आपने वो जो अपनी सारी मेहनत थी, जो फ्यूचर था, वो बर्बाद कर दिया। तो रन थ्रू का मतलब है एंड कर दिया, जिस पर आपको नहीं दौड़ना था उस पर आप दौड़ गए, आपने काम खराब कर लिया, उसे तोड़ लिया। तो इसी तरह से इफ़ यू रन्स थ्रू हिज इनकम, तो रन्स थ्रू का मतलब यहाँ पर ये मान लीजिए खर्च से जोड़कर आपको बात करनी है या किसी ऐसी चीज़ को लेकर बात करनी है जो आपको सेविंग में डालनी थी लेकिन आपने नहीं डाली। तो थ्रू मीन से होकर रन दौड़ना, तो रन थ्रू का मतलब हो गया ऐसी सेविंग्स को खर्चा कर लेना जो आपको बचाना था। इसके बाद नाउ वी हैव 16 लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन का मतलब है हेट करना। अब हम कनेक्ट करेंगे लुक डाउन और अपॉन को हेट से। देखिए, हमने देखा किसी को डाउन नीचा मानकर, अपॉन उस पर। जब हमने किसी को अपॉन मीन्स देखा, उस पर निगाह डाली, और डाउन नीचा मानकर, तो यानी हमने किसी को नीचा माना, किसी को हमने नीच माना, और नीच मानने पर इन अदर वर्ड्स हमने उसे हेट की। हम जब हेट करते हैं तभी किसी को नीचा मानते हैं या बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा यूज़ हो जाएगा, वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर रिलेटिव्स। तो वी शुड नॉट हेट द पुअर रिलेटिव्स। तो अगर हमें लुक डाउन अपॉन जैसे फ्रेजेस का सेंटेंस बनाना डिफ़िकल्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि जो उसका सेम मीनिंग है हम उसको यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद उसको डिलीट कर दें और लुक डाउन अपॉन या जो भी कंसर्न फ्रेज है उसको वहाँ पर सेट कर दें। वी शुड नॉट हेट द पुअर रिलेटिव्स, तो हेट हटाकर आप लिख देंगे लुक डाउन अपॉन द पुअर रिलेटिव्स। इसके बाद है 17 है सेटअप या टू स्टार्ट बिजनेस। अब सेटअप का मतलब होता है एक्चुअल में इस्टेब्लिश करना, किसी की नींव रखना, किसी को सुगठित करना। तो सेटअप आप बहुत सारे लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर हम कहें कि देखिए, हमने अभी पीछे बताया था आपको कि यहाँ पर डैश अगर हम लगाते हैं तो डैश लगाने का मतलब है कि ये नाउन बन गया। जैसे कि आप कहेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे सेटअप्स हैं। सेटअप्स मतलब कि बहुत सारे सेट लगाए हैं, बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट हैं और वो आपने कर लिए हैं। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप कि अगर डैश लगाया तो नाउन हो जाएगा और वो एस्टेब्लिशमेंट्स हो जाएंगे। लेकिन जब आपका सेट के साथ अप होने पर डैश ना आए तो फिर होता है एस्टेब्लिश करना, यानी वर्ब। और सेटअप मीन्स कोई भी ऐसा बिजनेस जो जमा हुआ हो उसे सेटअप कह सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब बनाना है तो आपको डैश हटाना था, हमने हटा दिया। तो इसका मतलब हो गया टू स्टार्ट अ बिजनेस। थोड़ी देर के लिए इसे केवल बिजनेस मात्र में यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे ही सेट अप अ न्यू बिजनेस। अगर सेटअप के अंदर बिजनेस वर्ड होता इंक्लूडेड तो यहाँ अलग से बिजनेस ना लगाना पड़ता। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? हमने यहाँ पर न्यू बिजनेस वर्ड्स अलग से लगाया, क्योंकि सेटअप लाइब्रेरी भी हो सकती है, स्टूडियो भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सेट अप हमने सेट कर दिया, अप मीन्स एक तरह से इरेक्ट कर दिया, इरेक्ट मीन्स स्टैंड कर दिया, अप मीन्स खड़ा कर दिया, तो सेट कर दिया तो खड़ा कर दिया, तो बिजनेस खड़ा कर दिया, तो हो गया ही हैज़ सेट अप अ न्यू बिजनेस। इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास आज का लास्ट 18 फ्रेजल वर्ब है सेट आउट। तो अगर हम इसके आगे ऑन लगाएं तो हम ज़्यादा इजी फील करेंगे, क्योंकि जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें ऑन की ऑटोमेटिक ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ऑन को ब्रैकेट में लगा दिया है। बेसिकली जो सेट आउट है, यहाँ भी हमने ये जो डैश है इस डैश को यहाँ से हटा देना है। तो सेट आउट का मतलब होता है प्रस्थान करना, सेट आउट का मतलब होता है कदम बढ़ाना, सेट आउट का मतलब होता है शुरू कर देना। तो स्टार्टेड,
अब हमने यहाँ स्टार्टेड लिखा, जबकि ये सेट आउट जो है ये आपकी थर्ड फॉर्म भी हो सकती है, फर्स्ट भी और सेकंड भी, लेकिन हमने फर्स्ट फॉर्म लेनी है क्योंकि एग्जामिनेशन में जब भी आपको दी जाती है तो फर्स्ट फॉर्म दी जाती है। तो शी सेट आउट ऑन अ लॉन्ग वॉक, यानी वह लंबी टहल करने के लिए निकल गई। ठीक है, अगर हम कहते हैं निकलती है तो फिर आपको एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि शी जो है सिंगुलर नंबर है और एस नहीं लगा तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। तो शी सेट आउट ऑन अ लॉन्ग वॉक, क्योंकि सेट 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 तीनों वर्ब आपकी एक जैसी आएंगी। तो इस तरह से आपने सीखा कि सेट वह सेट हो गई, आउट बाहर की तरफ यानी स्टार्ट हो गई या हो गया। ठीक है, जबकि सेट अप में क्या किया था, वह इरेक्ट हो गया, अप हो गया, खड़ा हो गया, और आउट मीन्स बाहर, बाहर गए तो घूमने गए तो स्टार्ट हो गया, तो सेट आउट ऑन अ लॉन्ग वॉक। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा कि कितने इजीली हम इन सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को लर्न कर पाए हैं, और हर वर्ड के जो मीनिंग है हमने उसको रिलेट करने की कोशिश की है। अब आप क्या करेंगे कि इन सारे जो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और स्क्रीनशॉट लेने पर आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, और लिखने के बाद आप इनका रिवीजन कई बार करेंगे जब तक कि आप इनके सारे यूजेज प्रॉपरली नहीं कर लेते और आपके यूजेज सही नहीं आ जाते। तो स्टूडेंट्स कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और अगर इस तरह के लेक्चर्स आप फ्यूचर में चाहते हैं तो प्लीज़ हमारा ये चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, थैंक्स अ लॉट।